अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। इक़्तिदार से बेदखली के बाद इमरान खान अब खतरनाक से खतरनाक तरीन होते जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान का खदशा है। वो रियासती इदारों के खिलाफ जबान दराजी में तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कभी कंटेनर पर चढ़े, कभी जलसों में खिताब करते हुए पुलिस अफसरान, सरकारी एहलकारों और एक खातून जज को ललकारते रहे। इमरान खान ने कभी धमकी दी और कभी किसी को ओए करके पुकारा, तो किसी के खिलाफ इससे भी ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल की। ये सब कुछ 2014 के धरने के वक्त से देखा जा रहा है, लेकिन अब तो खान ने तमाम हदें पार कर दी हैं और मार्शल लॉ लगाने की बातें कर रहे हैं। अपनी मकबूलियत के नशे में इमरान खान ये सोचने और समझने से कासिर हो चुके हैं कि वो अपने तर्ज अमल से पाकिस्तान को किस कदर नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ है। वो अपने जाती मफाद की खातिर जमहूरियत को कुर्बान करने पर भी तैयार है। इमरान खान ने गुज़श्ता शब एक इंटरव्यू के दौरान इंतहाई नामुनासिब बात करते हुए कहा कि मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दे, मुझे क्या डर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि जो हरकतें अब हो रही हैं ऐसी तो परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी नहीं हुई। आज नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लंदन में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने इमरान खान और उनके तर्ज सियासत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनका एक ही हदफ है कि आर्मी चीफ की तैनाती ये हुकूमत ना कर सके और इसमें रखना डालना चाहते थे। इसका पता होना चाहिए कि आर्मी चीफ की तैनाती आईनी और कानूनी तरीके से शहबाज शरीफ ही करेंगे। अवाम के मसाइल और अवाम की जो तकलीफात हैं, इस लॉन्ग मार्च का उससे दूर दूर का ना कोई ताल्लुक है, ना वो आपको इनकी तकारीर में नजर आए। इसका एक ही हदफ है, आर्मी चीफ की जो तकर्री है नवंबर, ये हुकूमत ना कर सके। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि अपनी 22 साल जद्दोजहद की बात करते हैं, लेकिन 22 साल जद्दोजहद मुशर्रफ की गुलामी से शुरू होकर पाशा, ज़हीरुल इस्लाम और वो जिनको ये कान, नाक और आंखें कहते थे, उनका सारा दारोमदार इन्हीं पर रहा है। ये अभी भी वही इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ रहा है जो इसके हाथ बन जाए, जो इसके आंखें बन जाएं, जो इसके नाक बन जाएं, जो इसके कान बन जाएं। रात के अंधेरे में जिनके पांव पकड़ता है, दिन के उजाले में ये उनके गिरेबान पकड़ता है। जो मुलाकात इसने प्रेसिडेंसी में आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में की, उस मुलाकात का इसने कौम को नहीं बताया। कौम को ये दर्स देता रहा कि ये मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, ये जानवर हैं, ये ऐसे हैं, और उन्हीं से रात के अंधेरे में चुप करके मिलता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इस बयान पर मुल्क के अंदर से भी कई आवाजें उठ रही हैं। जहां मरियम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी, सईद गनी समेत तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं ने इस बयान पर इमरान खान की मजम्मत की है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनके काबरीन क्या कह रहे हैं, क्या राय रखते हैं, कैसे काउंटर कर रहे हैं, जरा वो भी आपके सामने रखना है। ला के लगने को इसने वेलकम किया है, ये वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। मार्शल लॉ लगाने वालों ने एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे कि वो आइन के ताबे रहेंगे और इस मुल्क को आइन और जमहूरियत के रास्ते पे चलाए। इमरान खान तो चाहता है कि मार्शल लॉ भी लग जाए, इस मुल्क पर राटेब बम भी फेंक दिया जाए, आग लगा दी जाए, क्योंकि इख्तदार में वो नहीं है। मार्शल लॉ तो दूर की बात, अब मार्शल लॉ लगाने वाले सियासत के करीब भी नहीं आना चाहते। ये फैसला उन्होंने बड़ा सोच समझ के पूरे अदारे ने किया, ना मार्शल लॉ लगेगा और ना कोई गैर आईनी मुदाखलत होगी। अगर मार्शल लॉ मुल्क में लगता है तो लगाएं, क्योंकि आपका मकसद इलेक्शन नहीं है। अगर आपका मकसद इलेक्शन होता तो आप मार्च में इलेक्शन का ऐलान करते। आपका मकसद मुल्क में खून खराबा, इंतशार, फसाद के, अगर मेरा इक़्तिदार नहीं तो जो आप बातें करते थे कि खुदा न खास्ता मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, आज आप वो करने के लिए तैयार हैं। मार्शल लॉ की ख्वाहिश जो उसने की है, अल्लाह ने चाहा तो इस मुल्क में ना कभी मार्शल लॉ आएगा, लेकिन ये जरूर होगा कि मार्शल लॉ का ख्वाब देखने वाले जो हैं वो चिकनाचूर हो जाएंगे, उनका सियासी मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाएगा और इस मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम होगी, जमहूरियत पसंद मुस्तहकम होगी। मुल्क में जब जब मार्शल लॉ लगा, मुल्क दहाइयों पीछे गया। मार्शल लॉ के दौर में बहुत से सियासी रहनुमाओं ने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन जमहूरियत का अलम थामे रखा। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ ने बदतरीन मार्शल लॉ के दौर में जलावतनी बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी फौजी मुदाखलत की हिमायत नहीं की। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मार्शल लॉ के दौर में ही जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगाया। आज उनके बेटे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वो अलम बुलंद किए हुए हैं। उन्होंने पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान से बाहर हमेशा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है का नारा लगाया। फिर जुल्म है, बढ़ता है, फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मार्शल लॉ के दिनों में नवाज शरीफ बेनज़ीर को तो जलावतनी इख्तियार करने पर मजबूर किया गया, लेकिन उनकी जमात के बाकी रहनुमा जो मुल्क में थे, उनकी पकड़ धकड़ शुरू हो गई। उन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन इस बदतरीन दौर के अंदर भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बावजूद किसी ने भी मार्शल लॉ की हिमायत नहीं की। इमरान खान की 26 साल सियासत जमहूरियत से ताबीर नहीं है।
उनकी सियासत की 3 डायमेंशंस हैं, जिसमें 26 बरस की जद्दोजहद की बात करते हैं। वो डिक्टेटरशिप जैसी मामले से ताबीर थी। पार्टी के अंदर भी जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। जब जब भी किसी पार्टी रहनुमा उनकी सोच से हटकर बात की तो उन्होंने बेदखल किया। वो फैसल वोडा का मामला हो हाल ही में, जावेद हाशमी का मामला हो, हामिद खान को पार्टी से बेदखल करने का मामला हो, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का मामला हो, अकबर एस बाबर की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। कहने को उनकी हुकूमत जमहूरी थी, लेकिन अपने दौरे हुकूमत में भी इमरान खान ने मुल्क को एक एक मार्श करके मार्शल स्टेट ही बनाए रखा। पार्लियामान में कानून साजी की बजाय ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया। बशीर मेमन जैसे सरकारी अफसरान को अपनी ख्वाहिशात के ताबे करने की कोशिश की। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, शॉर्ट्स आपने सुने मरियम नवाज क्या कहती है और फिर इमरान खान साहब वो कहते हैं लगा दो मार्शल। आप एनी शायद है बहुत सारे ताले आजमा जब मुल्क में आते रहे, जैसे जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा, डिक्टेटर्स आते रहे, क्या कोई जमहूरियत पसंद शख्स ये ख्वाहिश रख सकता है कि मुल्क में मार्शल लग जाए? पहली बात तो यह है कि यकीनी तौर पे कोई जमहूरी आदमी या जमहूरियत पसंद आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता। लेकिन खान साहब की बात को आप सब लोग और ये जितनी गुफ्तगू आपने मुझे सुनाई है, मेरे ख्याल से समझ नहीं पाए वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इक़्तिदार मुझे ना दिया तो मैं मार्शल लगवा के जाऊँगा। आप क्यों उसको गलत रीड कर रहे हैं फॉर गॉड सेक? वो तो कहते हैं कि इक़्तिदार मेरे पास कुछ नहीं है, तो ना जमहूरियत है, ना इस मुल्क में कोई निज़ाम है, ना इस हुकूमत की कोई रिट है। मैं इक़्तिदार में हूँ तो सब ठीक है, अदरवाइज़ गो टू हेल एवरीबडी। ये उनका एटीट्यूड जो है ये पुराना है। उनकी ट्रेनिंग जिन लोगों के साथ हुई है, वो एक पर्टिकुलर माइंड सेट जो है वो रखते हैं। वो आप देखें ना, उनका जो 26 साल कैरियर है, ज़रा आप उसको किसी दिन उठा के तो देखिए। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, अगली दफ़ा मैं तैयारी करके आऊँ, तो 26 साल में 26 पलसेटे मारे हैं भाई ने। कभी वो जमात इस्लामी के साथ है, आपको याद है? हल्की सी झलक तो हम भी दे सकते हैं। कभी वो फजलुर रहमान के लिए प्रेसिडेंट का वोट दे रहे हैं। शुरू करें ना सर, शुरू करें। 92 का वर्ल्ड कप जब इमरान खान की कप्तानी में जीता है, तो इमरान खान को उस वक्त लेके कौन आया था टीम के अंदर? वो भी जनरल ज़ियाउल हक थे। करेक्ट। मुशर्रफ के रेफरेंडम में वोट देने वाले इमरान खान साहब। कंपनी ही वाज नेवर एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट गाय, सिंपली आप ये कह सकते हैं सर। मैं आपको अर्ज करूं, वो एक फस्तायत पसंद आदमी है। आप कभी ये देखा करें, जो वो लोग आके टीवी के ऊपर बोलते हैं ना, इनके जो स्पोक्स पर्सन है या जो इनके स्टालवर्ड्स हैं पार्टी के, इनका वो हाल क्या करता है जब कोर कमेटी की मीटिंग होती है। ऐसी लोडेड गालियां देते हैं वो ये उनको कि आप सोच नहीं सकते कि इनकी दाद देनी चाहिए इनकी बर्दाश्त की, जो ये गालियां खाते हैं उनसे। तो वो ही इज़ अ मैन हु बिलीव्स इन हिज ओन प्रोपेगेंडा एंड ही थिंक्स कि जो मैं सोचता हूँ वही सोच पुराने वक्तों में नबियों पैगंबरों की थी, माज़ल्लाह, और वही सोच हर एक की होनी चाहिए जो मैं कहता हूँ। बुखारी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हो हमारे व्यूवर्स को भी समझ आए, क्योंकि आप बड़े सीजन्ड, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपने बहुत सारे मामलात आते जाती हुकूमतें देखी हैं। जब मार्शल लगता है तो कैसा माहौल होता है? और अब जब मैं कह रहा हूँ कि कोई ख्वाहिश कर रहा है कि मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है, आप मार्शल लगा दें, कोई दूसरा पॉलिटिकल सेटअप नहीं होना चाहिए, डिक्टेटर आ जाइए, बेहतर है। मार्शल का दौर कितना बदतरीन दौर होता है पब्लिक के लिए भी और डेमोक्रेसी? देखिए, पॉपुलर और प्रोवर्बियल सेइंग है कि द मोस्ट क्रिपल्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ मिलियन टाइम्स बेटर देन मार्शल लॉ। तो ये फिलॉसफी है, बाकायदा एक पॉलिटिकल साइंस है ये। एक बात। दूसरी बात ये कि ये वही बता सकते हैं जिन्होंने ये एराज भुगते हैं, क्योंकि ये तो लगाने वालों के साथ थे ना हमेशा से, इसलिए उनको क्या पता कि इसके आफ्टर मैथ्स क्या होते हैं। हमने एज ए जर्नलिस्ट हमने भुगता है, कोड़े खाए हुए हैं, आपको याद नहीं है? पब्लिक के अंदर फ्लॉगिंग हुई थी जर्नलिस्टों की, और नामवर जर्नलिस्टों की, जो बाकायदा जर्नलिस्ट, दैट इज व्हाट ही वांट्स टू डू। ही थिंक्स बर्फ के सिलों पे लटाया गया। मैं अर्ज करूं कि उनका ख्याल ये है कि वो ड्रमों के अंदर रोल किया गया। वो जो एक उंगलियों के पोटों के ऊपर गिने जा सकते जर्नलिस्ट हैं, वही सहाफ़ी हैं, वही नामवर सहाफ़ी हैं, वही क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। बाकी को 1.5 लाख बंदा जो पूरे मुल्क में है, वो उनके नज़दीक बेमानी, बेतुके, बेबुनियाद, बेवुकत लोग हैं। तो ये जो कंटेम्प्ट है जर्नलिज्म की, वो भी हमने इसी दौर में देखी है। किसी भी मिलिट्री के वर्स्ट डिक्टेटर ने कभी पूरी कम्युनिटी को एज सच रिजेक्ट नहीं किया जिस तरह इन्होंने किया है। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो लोग हैं, इनकी एक मिसाल दी थी हमारे एक फेलो एंकर हैं, मैं नाम उनका जान के नहीं ले रहा हूँ। ब्राज़ील मॉडल है ये भाई साहब, ब्राज़ील का मॉडल के लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने मज़हब यूज़ किया है, उन्होंने कौन सा एंटी डेमोक्रेसी काम है जो अभी गुज़श्ता रोज़ हमने देखा है ब्राज़ील के अंदर क्या हुआ है, ये वही करना चाह रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट बुखारी साहब? क्या देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत कुछ सीखा है, और ये वो खुद कहते हैं उन्होंने सियासत से दूरी इख्तियार करने का प्रिंसिपल डिसीजन लिया है। ऐसे में मार्शल लगाने का कोई सोच सकता है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, पहली बात तो यह है कि उन्होंने पाल के देख लिया, जो तीसरी कुव्वत लाने की हमेशा से ख्वाहिश थी ना, कि 2 जमातें जो है ये रूल करती हैं, तीसरी एक सियासी कुव्वत क्रिएट की जाए, प्रोजेक्ट इमरान। जी, जो इनकी सूरत में हमारे सामने आई। ऐसे सबक सिखाए हैं भाई खान साहब ने उनको
को जो इतने ताकतवर बनते थे, जो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनके पास गन पावर है, उनको वो सबक पढ़ा के गए हैं ये कि अब वो तीसरी कुव्वत तो नहीं कोई लाने लगे आइंदा। लेकिन एक और सबक जो उन्होंने बाई वर्चू पढ़ लिया है वो ये है कि मार्शल लॉ लगाना भी ना किसी सोसाइटी का कोई इलाज है, ना मसाइल का कोई इलाज है। मेरे ख्याल से जो 2 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोग पब्लिक में आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दैट वाज द मैसेज बोथ टू खान साहब एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जनाब हम थक पाए, हमने देख लिया ये करके, इसके बाद हमारा कोई एक्सपेरिमेंट करने का इरादा नहीं है। बट बुखारी साहब, हाउ टू गेट अवे विद दिस? ये तो हो गया, ये एक मिस एडवेंचर कह दें आप या फेल्ड प्रोजेक्ट कह दें, ये हो गया। नाउ हाउ टू गेट अवे विद दिस? इससे छुटकारा हासिल करेंगे तो आगे चलेंगे ना। देखिए, वो बाज़-औक़ात होता ये है, मैंने कौमों की तारीख़ में देखा है कि उन पर कुछ नहूसतें बरसती हैं। वो नहूसत जो है फिर उसको दूर करने के लिए पूरी टीम को कीमत चुकाना होती है। मैं आपको कुरान की एक आयत का तर्जुमा बताता हूँ, अंग्रेज़ी ज़बान में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ अगर उसमें कोई ज़ेर ज़बर का फ़र्क हो कि अल्लाह ताला का फरमाते हैं कि व्हेन वी विश टू डिस्ट्रॉय नेशंस वी अपॉइंट स्टूजेस एज द रूलर्स। लेट मी डेयर से, ये जो इरा हमने देखा है 4 साल का और अल्लाह ताला हमें दोबारा ना दिखाए, ये की हुकूमत थी। नन ऑफ देम इंक्लूडिंग इमरान खान एवर न्यू व्हाट रमूज सल्तनत आर, कैसे स्टेट चलाई जाती है। एंड दैट इज वाई वो तजर्बे करके जा रहे हैं कि अब मजीद ये मुल्क इनके तजर्बात का मुकम्मल। बट बुखारी साहब, माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, हाउ टू गेट अवे विद दिस ना? अब इससे अब कैसे, जिन्होंने किया लॉन्च, जिनके लिए बर्बादी हुई, जिनके खिलाफ इंटेंसिफाइड स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, वो कंटेनर पे खड़े होके, ऑब्वियसली अब ये सड़कों पे हैं, इनको किसी तरह डिफ्यूज़ तो करना है। जब इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, नवाज शरीफ का ट्वीट आया कि इससे कोई बात नहीं होगी, आप खिदमत की तरफ तवज्जो दें। मुक़्तदर हल्के ये कह रहे हैं कि हम तो सियासत में नहीं पड़ेंगे, तो इससे कौन डील करेगा? पब्लिक ही करेगी। जो ट्रैफिक का जाम बर्दाश्त पहली बात तो ये है कि आप समझते हैं ना आइसोलेशन क्या होती है। आई थिंक ही इज़ ए फ्रस्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू हिज ओन पार्टी प्रेजिडेंट आरिफ अलवी कि ये फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरा ये कि ही इज़ आइसोलेटेड बीइंग एन इंट्रोवर्ट, कि अपनी ज़ात से ऊपर देखने की आदत नहीं है उन्हें। ये 2 ऐसी बीमारियां हैं कि इनको अगर आप इनकी हाल पे छोड़ दें तो ये अपनी मौत। वो कहते हैं कि मुझे जितना दीवार से लगाएंगे मैं उतना खतरनाक हो जाऊंगा। वो खतरनाक, अब उनकी खतरनाकी मुझे अब समझ आई है। वो कह रहे हैं ये कि अगर मुझे इक़्तिदार वापस ना मिला तो मैं जमहूरियत की बसात तो लपेट के जाऊँगा। वो उन्होंने कह दिया कल। सिंपली लास्टली सर, मरियम नवाज साहिबा ने भी आज कहा कि ये जिस हदफ की तकमील के लिए आ रहे हैं वो एक तैनाती है। अगर वही हदफ है, वो इतना बड़ा हवा है, प्रॉब्लम है, तो कर दें सर, देर की काहे की। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं, अब तो कोई फ़ौज का जर्नैल भी नहीं चाहेगा कि उसके हाथों, इनके हाथों उनकी तैनाती हो। इतना उन्होंने उनकी तज़हीक की है जो उनको लाने वाले थे, इतना इन्होंने उनको बिट्रे किया है। मेरा ख्याल ये है कि इससे निजात के 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि उस अपॉइंटमेंट में मज़ीद ताख़ीर न की जाए, अगर होनी है तो कर दें, अगर एक्सटेंशन देनी है किसी को दे दें, फैसला कर दें, क्योंकि ये इसके साथ जो लटका हुआ है ना, एक तो इसके ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि इनसे ना बात करना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। डोंट कंसिडर हिम वर्थ टॉकिंग, ही इज़ नॉट वर्थ टॉकिंग, आई एम टेलिंग यू। ये बिल्कुल लास्ट इलाज है कि आइसोलेट कर दें। बातचीत तो होती है, मामला उनके साथ जो बिलीव करते हैं बातचीत में, ही डजंट बिलीव। वो कहता है मैंने इन चोरों डाकुओं के साथ बात नहीं करनी। कॉर्नर्ड टाइगर जो है वो मजीद खतरनाक नहीं होगा इससे। आप ये समझते हैं कि मार्च खुदा न खास्ता माज़ल्लाह खूनी मार्च की तरफ नहीं है? किसी ने इजाज़त नहीं देनी इस चीज़ की। ये मैं बता रहा हूँ आपसे, ये मुझे इस्लामाबाद पहुँचता दिखाई नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं खूनी मार्च होगा। हुकूमत क्या सोच रही है? ये हुकूमत को डायरेक्शंस क्या हैं? हुकूमत को फैसला साज हल्कों की, हुकूमत को फ़ौज ने ये अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि जब आप हमें आवाज़ देंगे अंडर आर्टिकल 245, कैटेगोरिकली स्टेट किया उन्होंने पब्लिक में, वी विल कम टू योर रेस्क्यू, हम आएंगे आपका डिफेंड करने के लिए। ठीक है, दैट इज ऑल यू नीड। ज़माना होता है सर, दैट्स ऑल यू नीड। रेड जोन के बाकी याद रखें, के लिए आप कॉल करते हैं। एक बात याद रखें, नोबडी कैन चैलेंज द रिट ऑफ द गवर्नमेंट, और पर्टिकुलरली ऐसे हालात में जब फौज जो है हुकूमत के साथ खड़ी हो, मेरी जान ये इतने शर्मिंदा होकर पलटेंगे वहाँ से कि इनको राह नहीं मिलेगी जाने की। लास्टली बुखारी साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड, व्हाट आर यू लुकिंग एट आने वाले 6-7 रोज़ के अंदर? क्योंकि उन्होंने कहा 9-10 तारीख को, 4 को पहुंचना था, 9-10 को हम इस्लामाबाद के दरवाजे पे दस्तक दे रहे होंगे। व्हाट आर यू लुकिंग एट अगले 5-6 रोज़ के अंदर क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल से इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ सूरत-ए-हाल वो है, इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं बगैर कहे कि आओ भाई मुझसे बात करो, मुझे कोई रास्ता दें खुदा के लिए, मैं फंस गया हूँ इसमें। ये बिल्कुल मैं आपको कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, इमरान खान कैन नॉट डू व्हाट ही वाज टोल्ड टू डू और व्हाट ही बिलीव्ड ही कैन डू। ये जो है ना कब्ज़ा करने का, ये जो जत्थे लेके जाके इस्लामाबाद के कैपिटल पर कब्ज़ा करने का ख्वाब, बेतुका ख्वाब था जो इन्होंने देखा था,
ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा हो गया तो फिर ये महीने में हर 3 दफ़ा हुआ करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साहब सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी राय। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हुकूमत क्या सोच रही है, क्या उन्हीं लाइंस पे सोच रही है, फिर एक मशवरा जो बुखारी साहब दे रहे हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल जो करने वाला काम है वो कर दे, तो क्यों नहीं हो रहा है। हुकूमत से ही बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान इदारों पर तनकीद भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी भी हो रही है। हुकूमत इस पर क्या सोच रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो आज बहुत सारी देखने और सुनने को मिली है, लेकिन प्रैक्टिकली हुकूमत क्या करेगी, बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफराज साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान अभी नहीं रुक रहे हैं, वो अपने लोगों के साथ सड़कों पर मौजूद हैं, मार्च पेशकदमी कर रहा है। हुकूमत का प्रिंसिपल पोजीशन क्या है। कल कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कभी मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मरियम नवाज साहिब आज कहती मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए ऐसे शख्स से। प्रिंसिपल पोजीशन आपकी क्या है, मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर चौथे महीने जो है ये इनका एक तमाशा है कि ये जो है जी मैं इस्लामाबाद में मार्च कर रहा हूँ, मुझे फेस सेविंग दो। ये हर चौथे महीने का एक तमाशा इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। कभी कभी वो तमाशा कर भी लेता है। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, किस बात पे इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। आपके पास अगर असेंबली में नंबर पूरे नहीं हैं तो आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। और असेंबली का टाइम 11 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन होंगे, जो इलेक्शन में जीते वो आके हुकूमत बना ले। इसके अलावा और क्या, मतलब ये फजूल का एक मुल्क का कौम का वक्त ज़ाया करने वाली हरकत है कि मतलब आप झूठे बयानिए। नहीं, लेकिन अफरान साहब, इंटीरियर मिनिस्टर ने आज खुद कहा ये लॉन्ग मार्च नहीं, फितना मार्च है, फसादी मार्च है, फिर खूनी मार्च की बातें हो रही हैं। तो अगर हुकूमत के पास रिपोर्ट्स है कि खूनी मार्च है, तो इस खूनी मार्च को रोकेंगे भी नहीं आप? देखिए, हम लोग बिल्कुल पहले भी हमने इनके मार्च को रोका था 25 मई वाले को, इसको भी हम रोकेंगे। और हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको सामने रखते हुए हम बिल्कुल हमने प्लानिंग की हुई है अपनी। लेकिन बात ये है कि ये तमाशा जो है ये कब तक लगा रहेगा। ये तो हर वक्त इनका रोना धोना चलता रहता है। ये हुकूमत में हो तो ये तब मसाइल पैदा करते हैं, अपोजिशन में हो तो मसाइल पैदा करते हैं। अजीब एक फितना जो है मुल्क में खड़ा हो गया। तो इस मसले को खत्म करें ना सर। आज भी मरियम बीबी आई है और उन्होंने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश की इमरान खान के खिलाफ। आपकी हुकूमत है, आप इस मसले को खत्म कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मसले को ख़त्म तो जो है वो नहीं कर सकते। मतलब मसले को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और जो है उसके अंदर हम लगे हुए हैं। और इनके जो भी केसेस वगैरह हैं वो अपने जो नेचुरल उसका कोर्स है वो ले रहे हैं। और वो जब मैच्योर होंगे तो उसके हिसाब से इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो वक्त इतना दूर नहीं है कि ये जो है इस मामले को सेटल किया जाए, क्योंकि मुल्क इस तरह चलते नहीं है कि एक बंदे ने तमाशे लगाए हुए, कभी हकीकी मार्च है, कभी हकीकी आज़ादी मार्च है, कभी आज़ादी मार्च है, कभी आज़ादी पता नहीं कुछ है। मतलब पिछले 10-11 साल से तमाशा ही नहीं खत्म हो रहा। कभी कोई तमाशा, कभी कोई तमाशा। इमरान साहब, आज से 1-1.5 हफ्ते पहले तो चले समझ लेते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज शायद कदरे मुख्तलिफ थी, लेकिन अब तो ग्राउंड रियलिटीज हमारी इत्तलात के मुताबिक खासी बदल चुकी हैं। अब हुकूमत के आड़े क्या आ रहा है जो इमरान खान के खिलाफ एक्शन से, गिरफ्तारी से, सख्त कार्रवाई से रोके हुए हुकूमत को? देखिए, ये तो कोर्ट्स वगैरह डिसाइड करती है ना। ये तो देखें, केसेस वगैरह सारे कोर्ट्स में जाते हैं, फिर कोर्ट्स उनको क्या कहते हैं, जो भी जैसा फैसला करती हैं उनको हमें अमल दरामद करना पड़ता है। तो वो जो है वो तोशा खाना का केस भी आपने देखा इनके खिलाफ आया, फॉरेन फंडिंग का इनके खिलाफ आया। तो ये जो है वो केसेस अपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनके खिलाफ बिल्डअप हो गए। और वो जैसे जैसे जो नेचुरल कोर्स ऑफ लॉ है वो टाइम लेगा। लेकिन गिरफ्तारी का टाइम आपके पास होता है, वो इमरान खान साहब ऐसा कैपिटलाइज करते हैं कि अदालत से जाके जमानत ले लेते हैं। अब आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इस मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कोई रखना डालना है। अगर इमरान खान साहब का कोई प्लान है और मरियम बीबी कह रही कि इस प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे, आपके पेश नज़र क्या प्लान है, किस तरह से वो इस मामले को ख़राब कर सकते हैं? देखिए, उनका प्लान ये है कि वो ये जो देखें, उन्होंने ये कहा था कि हम 4 नवंबर को आ जाएंगे इस्लामाबाद। आज पहली हो गई है ख़त्म, कल दूसरी है और अभी वो गुजरावाला में घूम रहे हैं। और आज उन्होंने कह दिया कि मुझे 10-1 दिन शायद और भी लग जाए क्योंकि वो इतना स्लो चल रहा है। तो ये बेसिकली बात बिल्कुल ठीक कह रही है मरियम नवाज साहिबा कि ये मसला जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का है, उस पर ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ताकि जो है ये इनसे पूछा जाए या इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो आर्मी चीफ लगाया जाए। मगर ये इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये इस तरह हरकतें करने से इनकी बात मानी नहीं जाएगी। और जो कानून के मुताबिक। तो अफराज साहब, आपके पास तो फिर सिंपल सा हल है,
अगर आपको मालूम है कि इमरान खान का असल हदफ आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है तो आप अपॉइंटमेंट करें और रौला ही खत्म करें। नहीं देखें, ये भी नहीं हम करेंगे। हम जो टाइम है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का वो बिटवीन 2nd to 3rd वीक ऑफ नवंबर है, जो उस टाइम पे करेंगे। उससे पहले खज्जल ख्वार होते रहे, अच्छा है कहते हैं इनको आगे पीछे चले फिरे घूमे फिरे। नहीं लेकिन उससे लोग भी तो ख्वार हो रहे हैं ना, लोग तो ख्वार हो रहे हैं, उससे इनको मौका भी मिल रहा है कि ये बड़े इंटेंसिफाइड किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे इदारे में लाइन हो रहे हैं। नहीं, हम इनकी वजह से मुल्क के अंदर मसाइल और तो नहीं पैदा कर सकते ना। एक प्रोसेस का एक तरीका है, अपॉइंटमेंट का एक तरीका है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे ना। इनके लिए हम पहले कर दें, बाद में इन्होंने फिर कोई बातें शुरू कर देनी, तो जो टाइम मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर यही इतना बड़ा क्रिटिकल इशू है जिसकी वजह से लोग सड़कों पे है या इमरान खान एक मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, तो माजी में भी हुआ है, 2-3-4 हफ्ते पहले आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। क्या चीज़ है जो रोकती है इससे? नहीं देखिए, मेरा ये ख्याल है कि टाइम के ऊपर ये अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके अर्ली अपॉइंटमेंट के भी अपने मसाइल होते हैं। जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है उसके मुताबिक काम करना चाहिए, इसके अंदर आगे पीछे करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और इमरान खान साहब को हम एंटरटेन क्यों करें भाई? इन्होंने तमाशे लगाए हुए, हर चौथे दिन एक नया तमाशा लगा लेते हैं और ये उसके बाद जो है ये अपनी फेस सेविंग मांगना शुरू कर देते हैं। अब कितनी दफ़ा इनको क्या कहते हैं इस मामला किया जाए। अच्छा, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है अफनान साहब, जरा इसी मामले पर कायरा साहब ने कल कहा कि वो तो ये सजेस्ट करते हैं हुकूमत को कि एज अर्ली एज पॉसिबल करनी चाहिए। फिर आज मैं सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो भी यही कह रहे हैं कि इसको जल्द अज जल्द करना चाहिए। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इसको डिले करना चाहिए, अभी पहले नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अपने टाइम के ऊपर होना चाहिए। ये सवाबदीद वज़ीर आज़म का है कि अगर पहले करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि पहले बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो टाइम होगा उस पर ही करना चाहिए। देखें, बात ये है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो अपने जो कानून मुताबिक होगी। वो इमरान खान जो मर्जी करता रहे, हम इसकी बात तो वैसे भी नहीं। अच्छा, वैसे डिसीजन हैज बीन टेकन और दिस डिसीजन इज येट टू बी टेकन? दिस डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन टेकन और इसके ऊपर ऑलरेडी मुशावरत हो चुकी है और ये बस अब प्राइम मिनिस्टर इसका अनाउंसमेंट करेंगे। वो जो उन्होंने मियाँ साहब ने इसके ऊपर अपनी मियाँ नवाज साहब से मुशावरत हो चुकी है और इसके ऊपर फाइनल जो नाम वगैरह वो हो चुके हैं। तो मियाँ नवाज साहब उस पर सेटिस्फाइड है? बिल्कुल, उनकी मुशावरत से हुआ है मामला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिसीजन हैज बीन टेकन, लेकिन सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि आप इसको 2-3 हफ्ते डिले करना चाहते हैं। डिले नहीं करना चाहते, ये अपॉइंटमेंट होती ही 2nd and 3rd वीक ऑफ नवंबर में है। हम डिले नहीं करना चाहते, हम जो टाइम है उसके ऊपर अपॉइंटमेंट करेंगे। बट द डिसीजन हैज बीन टेकन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। क्विकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद इमरान खान साहब को फिर इस बात का इदराक होगा, अंदाज़ा होगा कि ऐसा हो गया है और उसको बदलना चाहते हैं। ये आपकी राय है? देखिए, इमरान खान साहब की बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, वो बहुत वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। वो जो है वो अपना यह कहते हैं ये जो फैमिली जो उनकी है उनके ऊपर जो केसेस हैं करप्शन के वो ख़त्म कराना चाहते हैं। वो जो है अपने जो और उनके बड़ी ख्वाहिशात की एक लंबी लिस्ट है, तो वो ख्वाहिशात होने से तो मामलात नहीं चलते ना। वो ख्वाहिशात वैसे मियाँ साहब की जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो तो बड़ा क्लियर रहा है। मतलब उन्होंने कहा है कि जी सीनियरिटी प्रिंसिपल को देखना चाहिए, जो सीनियर मोस्ट है उसी को होना चाहिए। तो अगर मियाँ साहब सेटिस्फाइड है तो फिर तो मामला काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। नहीं, ये बात जो है मैं इस बात से तो एग्री नहीं करूँगा। ये सवाबदीद वज़ीर आज़म की होती है कि वो टॉप 4-5 में से जिस मर्जी को चूज़ कर ले। तो और यही सवाबदीद जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया। नहीं, लेकिन जाहिर है आपके पार्टी सदर जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के मर्जी के बगैर तो नहीं फैसला ले सकता। नहीं, उनके मर्जी के बगैर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनकी मर्जी के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं वो करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट हो वही लगे, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक सर, क्विकली ज़रा क्योंकि लास्टली मुझे ये बता दीजिएगा कि आज मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ और पाकिस्तान इकट्ठे नोज डाइव किए हैं और फिर उनकी नाअहली का मामला है। तो मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ आपको कोई पटिशन तो दायर करनी पड़ेगी ना, कोई दरख्वास्त तो देनी पड़ेगी। ये खुद ब खुद तो नहीं हो जाएगा? जी, इसके ऊपर जी वो हमारी लीगल टीम है वो काम कर रही है और मरीम नवाज साहिबा को तो आपको पता है कि इसके ऊपर रिलीफ मिल गया है और क्लीन चिट मिल गई है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी ये इससे रिलेटेड अदालत में जो है वो करेंगे पटिशन दायर और हमें उम्मीद है कि जो पिछला फैसला उसकी रोशनी के मुताबिक मियाँ साहब को भी जो है उसको इसके ऊपर जो है क्लीन चिट मिल जाएगी। ठीक, और मरीम नवाज साहिबा इसी महीने वापस आ रही हैं या वो जो खबरें थी कि क्योंकि ये तो बड़ा भी लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा कि पटिशन जाएगी, मामला चलेगा अदालत में, फिर जो भी फैसला आएगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब का मामला तो अदालत की फैसले से मशरूत है, तो मरीम बीबी पहले आ रही हैं? देखिए, मैं ये भी इसके ऊपर जो है वो फैसला नहीं हुआ, हो सकता है वो पहले आए, हो सकता है ना आए। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द दोनों जो है वो पाकिस्तान में होंगे
हफ्तों की बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। दोनों की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। डिसीजन हो गया है, कुछ अरसे पे ये अनवील हो जाएगा। एक और अहम मामला है और वो है साइफर तहकीकात का मामला। गो कि इन दिनों इमरान खान इस पर बड़ी कम बात कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से तहकीकाती कमेटी भी है जो इससे जुड़े हुए किरदारों को बुला रही है, प्रॉपिंग हो रही है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत ख़त्म होने से कबल ही एक मामूली साइफर को बुनियाद बनाकर गैर मुल्की साजिश का ऐसा ढिंडोरा पीटा था कि नई हुकूमत, इदारे, अवाम सब उनके रवैये से परेशान हो गए थे। इमरान खान और उनकी जमात के दीगर अरकान कई बार इस हुकूमत, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट सबसे इसकी तहकीकात का मुतालबा करते रहे, लेकिन वजारत दाखिला के अहकामात पर DG FIA जब साइफर की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर चुके हैं, तो फिर इसमें जो साबिक वज़ीर ख़ारजा वो पेश नहीं हो रहे हैं, यानी शाहमूद कुरैशी साहब। साइफर की तहकीकात के लिए गुज़श्ता महीने DG FIA 5 रुकनी इंक्वायरी टीम तश्कील दे चुके। इसकी सरबराही FIA इस्लामाबाद जोन के डायरेक्टर अब्दुल जब्बार के सपुर्द की गई। इस तहकीकाती टीम में अब तक वजारत ख़ारजा के नुमाइंदे समेत दीगर लोग पेश हो चुके, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। तहकीकाती कमेटी ने 25 अक्टूबर को साइफर से मुतालिक तहकीकात के लिए इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को बुलाया, लेकिन बैरून मुल्क होने की वजह से आजम खान इस कमेटी में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कमेटी ने इमरान खान के दौर में वजारत खारजा के मनसब पर फाइज रहने वाले PTI रहनुमा शाहमूद कुरैशी को तहकीकात के लिए आज तलब किया था, लेकिन साबिक वज़ीर ख़ारजा अपनी ही हुकूमत के खिलाफ मुबैना साजिश की तहकीकात में शरीक नहीं हुए। शाहमूद कुरैशी से कबल साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद चौधरी FIA ऑफिस में पेश हुए और तहकीकाती टीम के सवालात के जवाबात दिए थे। सुहेल महमूद के जवाबात की रोशनी में साबिक वज़ीर ख़ारजा को तफ्तीश के लिए तलब किया गया था, लेकिन वो टीम के सामने नहीं आए और उसकी बजाय गुजरावाला में इमरान खान के साथ लॉन्ग मार्च में मौजूद रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके साथियों की जानिब से ये रवैया इस बात का सबूत है कि साइफर की तहकीकात कराने में वो दिलचस्पी नहीं रखते। उन्हें ये बात बखूबी मालूम है कि उन्होंने इस साइफर को अपनी सियासत की नज़र किया है और बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये बात अवाम पहले से जान चुके हैं। ये साइफर और उस पर बनने वाला बयानिया झूठ पर मबनी है। तहरीक इंसाफ के इस बयानिए से खुद उनकी और जो उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और बाद में शाहमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर से होने वाली गुफ्तगू की लीक और निकाल दी थी, लेकिन उनके इस बयानिए ने मुल्क को नाकाबिले तनाफी नुकसान पहुँचाया है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने इन ऑडियो लीक्स की भी कोई तरदीद नहीं की थी और गुज़श्ता दिनों जो खासतौर पर DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी इस साइफर से मुतालिक दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया। इसके बाद भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एक तरफ इमरान खान का मार्च सड़कों पर है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज चीन परवाज़ कर चुके हैं। वहाँ से उनके इस दौरे के अहदाफ क्या है और मुल्क की माशी मैदान के लिए क्या अच्छी खबरें आने वाली है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। मुल्क सख्त सियासी और माशी हालात से गुजर रहा है। सैलाब से पाकिस्तान के 60% इलाके तबाहाल है। ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनकी टीम पाकिस्तान को माशी गिरदाब से निकालने के लिए अनथक मेहनत कर रही है, जिसके समरात भी मिल रहे हैं। डॉलर की कीमत में कमी हो रही है, माशी आशारिये भी बेहतरी की नवीद सुना रहे हैं। वज़ीर आज़म की कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह आवाम को रिलीफ फराहम करें, चाहे वो किसी पैकेज की सूरत में हो या महंगाई में कमी के ज़रिए हो। वो और उनकी टीम एक के बाद एक दोस्त ममालिक के दौरे कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कायल कर रहे हैं ताकि मुल्क की हालात मज़ीद बेहतर हो सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता दिनों ही कामयाब दौरा सऊदी अरब के बाद वापस लौटे थे। आज अपने वफ़द के हमरा वो दौरा चीन पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ये दौरा जमहूरिया चीन की रियासती काउंसिल के वज़ीर आज़म की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म दौरे चीन के दौरान सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म ली क़ियांग के साथ वफूद की सतह पर भी बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के कायदीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप का जायज़ा भी लेंगे। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान वसीतर दो तरफा ताउन के एजेंडे पर पेशरफ्त और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC की रफ्तार मज़ीद बढ़ाने की तवक्को भी है। अब ऐसे में जब दोस्त ममालिक की तरफ से हेल्प की जो है वो इस्तदा की गई, इस हवाले से शहबाज शरीफ खुद ही कहते हैं कि साबिक दौर के अंदर जो कुछ हुआ प्राइम मिनिस्टर से दोस्त ममालिक खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह का रवैया रखा गया वो डिप्लोमेटिकली भी कुछ बेहतर नहीं था। अल्टीमेटली चीन जाने का मशवरा वज़ीर आज़म को उनके चंद मुशीरों की तरफ से दिया गया कि चीन इस सब तमाम तर सूरत हाल में बेहतर तौर पे हेल्प कर सकता है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि चीन के भी साबिका दौरे हुकूमत को लेकर कोई बहुत अच्छे जज्बात नहीं थे। वज़ीर आज़म का वो दौरा गवादर याद है जिसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब उनके साथ मौजूद थे, तो एक चीनी इंजीनियर ने कुछ शिकवा किया था। ज़रा खुद प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। And strongly believe that CPEC has been a game changer in building our business relation between the two countries. And so far, billions of dollars investment under CPEC has already been committed by Chinese companies. And as a result of that,
At that point in time, it crippled our economy. सीपैक के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे पहले, और अब प्राइम मिनिस्टर रीसोल्डर करने की बात कर रहे हैं टाइज को। उम्मीद है कि वो इसमें कामयाब भी होंगे और अल्टीमेटली इसके नताइज भी पाकिस्तान के लिए बेहतर बरामद होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।